जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटी की इस रेगुलर क्लास में हम अभी तक मंत्री परिषद, महान्यायवादी यानी कि संघ की जो एक कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उसको हमने अच्छे से कवर अप किया है। उससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश हम अगली क्लास में करेंगे। तो टाइम से अपनी क्लासेस को देखिए और फिर उसके बाद जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। इसके साथ ही एक डाउट रहा जो मैंने अभी हाल ही में देखा, पूनम गौतम का डाउट है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य क्या एक ही वर्ड है? तो हाँ, इनका सेंस एक ही होता है। मूल और मौलिक इनको जो है एक ही सेंस में लिया जाता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर क्वेश्चन बनता है मौलिक कर्तव्य और आपने मूल कर्तव्य पढ़ा है तो बात वहीं पर ली जाती है, एक सेंस में लिया जाता है। हालांकि मौलिक को अगर ज़्यादा डीप में देखेंगे तो इन दोनों में एक बेसिक अंतर होता है, क्योंकि दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक समान सेंस में ले सकते हैं। जैसे कि आप मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बोलते हैं तो एक ही बात होती है, उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। तो यहाँ पे पूनम गौतम ने पिछले काफ़ी पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें उनका डाउट रहा था। ऐसे ही अगर किसी का किसी भी वीडियो को लेकर डाउट है, जिसमें क्लास में कोई डाउट बचता है, तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर डालो और उसका आंसर मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, तो आज जो हम बात करेंगे वो पार्लियामेंट को लेकर बात करेंगे। आज हम बेसिक टर्म्स जो पार्लियामेंट की हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम इसको एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। जो आपने डीपेस्ट जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं या नहीं देखी हैं, कुछ नया देने की मैं कोशिश करूंगा, यहाँ पर समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो चीज़ें जो है समझने की ज़्यादा है मेरे पास, रटने की बिल्कुल नहीं। तो तरीके दो होते हैं, एक तरीका कि मैं आपके अनुसार पढ़ाऊँ, एक तरीका जो मेरे अनुसार है मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँ। तो भाई मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा, और ऐसा समझाने की बात मैं करता हूँ कि आप अगर एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे समझने के बाद तो आपको सारी चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी। रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और सब्सक्रिप्शन ऑफ नंबर बढ़ने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ने चाहिए, ताकि क्लासेस और लंबी हो सकें, दायरा और बढ़ सके, अदर सब्जेक्ट भी शुरू हो सके। तो उसके लिए जरूरी क्या है, एक दायरा बढ़े, नंबर्स ऑफ व्यूअर्स बढ़े, तो उसका सहयोग आप लोगों से चाहिए। तो आप लोग अगर जरा सा भी कुछ सीख पा रहे हैं, अच्छा सीख पा रहे हैं, कुछ अच्छा ले पा रहे हैं, तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। चलिए, तो आज शुरू करते हैं। पार्लियामेंट जो संसद है, ठीक है, ये संसद क्या है? संसद हमारे केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार की, किसकी? केंद्र सरकार की क्या है? विधायिका है। ठीक है, क्या है? विधायिका है। हम इस चीज को जानते हैं, केंद्र सरकार की क्या है? विधायिका है। और विधायिका कह दें या फिर एक विधायी अंग है, विधायी अंग है। विधायिका या विधायी अंग से मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मतलब ये हो गया कि ये जो है एक ऐसा अंग है जहां पर विधि का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विधि का निर्माण होता है। तो भाई हमारे यहाँ कानून कहाँ बनते हैं? हमारे यहाँ कानून पार्लियामेंट में ही बनते हैं, जो हमारी संसद है उसमें ही बनते हैं। और ये किसकी संसद है? किसकी विधायिका है? विधायिका मतलब हमारे यहाँ केंद्र की विधायिका कौन है? संसद है। तो एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि केंद्र की विधायिका कौन है? संसद है। ठीक है, या केंद्र का विधायी अंग कौन है? तो संसद है, पार्लियामेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर संसद केंद्र की है क्या? विधायिका या फिर विधायी अंग। तो आराम से, तो विधि का निर्माण केंद्र में कहाँ किया जाता है? तो संसद में किया जाता है। तो आराम से नॉर्मल क्वेश्चन जो है इस तरीके से पुटअप हो सकते हैं। तो एक बेसिक टर्म है। तो जो हमारी संसदीय व्यवस्था है ना, जब हम विधायी या विधायिका की बात कर रहे हैं तो हमारी एक संसदीय व्यवस्था है। और जो भारत की संसदीय व्यवस्था है, हम पीछे अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं संसदीय व्यवस्था के बारे में बहुत ही अच्छे से। जब मैंने राष्ट्रपति का कंसेप्ट शुरू किया था तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया था कि संसदीय व्यवस्था क्या होगी। समझाया था या नहीं समझाया था? ठीक है, जिन्होंने क्लास की है उनके बहुत अच्छा समझ में आने वाला है ये चीज़ें। और मैंने आप लोगों को शुरू से ही बताया कि जिन्होंने रेगुलर क्लासेस की हैं सारी, उन सभी क्लासेस को जिन्होंने रेगुलर देखा है तो उनको पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा होगा। लेकिन अगर ब्रेक हो जाता है तो लंबा ब्रेक हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे ब्रेक से एक कमेंट और याद आ गया मुझे, रानी भाटी जी का कमेंट था कि 2 दिन में क्लास नहीं देख पाई, उसके लिए सॉरी। तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि रानी भाटी जो हैं वो काफ़ी सीरियस कैंडिडेट हैं। वो कभी कोई क्लास नहीं छोड़ती हैं। अगर उन्होंने छोड़ा है तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो मुझे पूरा यकीन है वो दोबारा से उसे कवर अप कर लेंगे, और उन्होंने कोशिश भी की है कि जो क्लासेस उनकी छूटी हैं उनको उन्होंने कवर अप भी किया है। तो बहुत अच्छे वो मुझे यकीन है वो सीरियस हैं, और आप सीरियस हैं। रानी जी से मैं यही कहूँगा कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ही बनने की जरूरत है हर एक कैंडिडेट को। सीरियस रहिए अपने अपने टारगेट के लिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन के खत्म होते ही क्या होगा कि अब
चीज़ें सुधर रही हैं धीरे धीरे, जो हमारे वायरस से रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। अब चीज़ें धीरे धीरे पटरी पर आने की ओर आगे बढ़ रही है, ज़िंदगी वापस सड़कों पर लौटने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके एग्ज़ाम जो है एक के बाद एक तुरंत होने वाले हैं, तो आपको तैयारी करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। यही जो मौका था ये आपके पास प्रीसियस टाइम था। हिस्ट्री की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, मैथ्स रेगुलर चल रहा है, एडवांस मैथ्स शुरू हो चुका है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि रेगुलर क्लासेस में बने रहो। तो संसदीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। तो देखिए संसदीय व्यवस्था जो है हमारी वो किस पर आधारित है? वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार बना हुआ है, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित। हमारी संसदीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। वेस्टमिंस्टर क्या है? वेस्टमिंस्टर एक स्थान है, एक स्थान का नाम है। कहाँ है ये स्थान? ये स्थान है लंदन में। कहाँ है ये स्थान? ये स्थान लंदन में है। तो लंदन में वेस्टमिंस्टर में क्या है? लंदन में वेस्टमिंस्टर में ब्रिटेन की संसद है। किसकी संसद है? ब्रिटेन की संसद है। तो हमने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि नहीं समझाया हुआ है? ठीक है, क्या समझाया हुआ है कि हमने अपनी संसदीय व्यवस्था कहाँ से प्राप्त की है? ब्रिटेन से प्राप्त की है। तो हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो किस मॉडल पर आधारित है? वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, क्योंकि ये ब्रिटेन की संसद कहाँ है? वेस्टमिंस्टर में ब्रिटेन की संसद स्थित है, लंदन में स्थित है ब्रिटेन वेस्टमिंस्टर। ठीक है, तो जो संसदीय व्यवस्था है, जो हमारी संसदीय व्यवस्था है वो हमारे संविधान में कहाँ एग्जिस्ट करती है? किस भाग में है? तो भाग 5 में है। तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा है महान्यायवादी तक का जो कंसेप्ट पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे एक बार रिकॉल करता हूँ कि भाग 5 में हमने कहाँ से 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका को देखा है। ठीक है, संघ एवं इसकी कार्यपालिका, यानी कि हमने केवल कार्यपालिका को समझा है, जिसमें कार्यपालिका के हमने कितने अंग देखे थे? राष्ट्रपति को देखा है, अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से, कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ा है, कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिससे अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग ना कर पाएं। ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री को भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, क्या व्यवस्था होती है, कैसे चुना जाता है, कैसे हटाया जा सकता है पद से। मंत्री परिषद को एक एक शब्द को कुछ नहीं छोड़ा है मैंने अपनी तरफ से, लेकिन उसके बाद भी अगर पेपर में छोड़ के आते हो तो गलती किसकी है? मेरी नहीं है। ठीक है, फिर मत कहना कि लक्ष्य पर पढ़ाया नहीं गया था। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया गया है, अच्छे से पढ़ाया गया और समझाया गया, और जिन्होंने कंसेप्ट समझा है उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसके बाद महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी को भी अच्छे से समझाया। तो ये हमने 52 से 78 तक पढ़ा है भाग 5 में। ठीक है, संघ की बात कर रहे हैं, यूनियन की बात कर रहे हैं, तो यूनियन में तो उसकी कार्यपालिका हमने पढ़ लिया 52 से 78 तक। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे संसदीय व्यवस्था की, जो कि 52 में कितने से कितने तक है? जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद भाग 5 में कितने से कितने तक अनुच्छेद है? अनुच्छेद 79 to 122, यानी कि 79 से लेकर 122 तक हम संसदीय व्यवस्था की बात करेंगे, यानी कि संसद की बात करेंगे, पार्लियामेंट की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम 79 से 122 तक क्या देखेंगे? यानी कि 89 से 122 तक हम लोग क्या देखेंगे? 122 तक हम देखेंगे संसद को, जो पार्लियामेंट हमने चैप्टर शुरू किया है उसको देखेंगे। इसी में ही हम देखेंगे संसद का गठन कैसे होगा। ठीक है, संसद का गठन कैसे होता है, किन से मिलकर पार्लियामेंट बनती है, हमारी संरचना क्या है, अवधि क्या है, प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि संसद की संरचना क्या होगी। ठीक है, ये भी हम इन्हीं के बीच में देखेंगे। इसको चलाने की पूरी प्रक्रिया क्या है, जो अधिकारी गण हैं यहाँ पर, अधिकारी जो हैं, ठीक है, वो कौन कौन होंगे, अवधि क्या होगी, इसकी टर्म क्या होगा। ठीक है, इसमें जो सदस्य होंगे उनका अधिकारियों को या सदस्यों को चुना कैसे जाएगा। विशेषाधिकार, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार हनन का आरोप भी लगता है, आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना है या नहीं सुना है? बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, समाचारों के टच में रहते हैं, करंट अफेयर्स के टच में रहते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जो है लगभग इससे और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें हम लोग भाग 5 में देखेंगे, जो कि संसदीय व्यवस्था से हमारे संबंध रखती है। तो हम कुल मिला के अब हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले बात करेंगे संसद के गठन की। तो मैं समझता हूं कि यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया है, ठीक है, समझ लिया है।
और अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत से, हमें फटाफट जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, मेरे साथ साथ आराम से लिख सकते हैं। और दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी की लिंक भी पड़ा हुआ है, या फिर आप चैनल पर डायरेक्ट जाइए और प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ से पिछली वीडियोज़ को, क्लासेस को देख लीजिए। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं सारी, और आपको हर एक क्षण मदद करने वाली हैं ये सभी क्लासें। तो पार्लियामेंट में अब हम बात करेंगे, जो ये संसद है या जो हमारी पार्लियामेंट है, इसका गठन कैसे होगा, ठीक है, इसके गठन की बात करेंगे और एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, जैसे कि हमने कार्यपालिका को लेकर समझा था। अगर कार्यपालिका में एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर पिछला कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आगे मत बढ़ना भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ना है, पिछला क्लियर करो कंसेप्ट, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। इसीलिए मैं एक प्रैक्टिस भी करवाता हूँ हर एक चैप्टर के बाद। तो जो जो प्रैक्टिस करवाई है संघ की कार्यपालिका की, तो आप लोगों का क्या काम है, अब यहाँ पर आप लोगों का काम ये है कि जो भी क्वेश्चन मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या महान्यायवादी के संबंध में जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं और उनको आप लोगों ने नोट भी किया होगा, मैं आशा करता हूं, उन सभी को एक बार प्रैक्टिस दोबारा से करके कोशिश कीजिए। और जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उन नोट्स से क्वेश्चंस तैयार करने की कोशिश कीजिए। क्या तैयार करना है? क्वेश्चन, प्रश्न तैयार करने हैं। और मैंने आप लोगों को बोला है कि डेली के अगर 10 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं संसद के गठन की। किसकी बात कर रहे हैं? संसद के गठन की, यानी कि जो पार्लियामेंट का हमारा गठन है, जो पार्लियामेंट हमारी बन रही है, उसकी अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो पार्लियामेंट का गठन ये बताया गया है किसमें? जो हमारा संविधान में अनुच्छेद 79 है, ठीक है, इसमें बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि पार्लियामेंट कैसे बनेगी? पार्लियामेंट जो है वो 3 अंगों से मिलकर बनेगी। किस किस से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर है? तो 79 में क्या बताया गया है कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें 3 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से अंग होंगे संसद के? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इन 3 अंगों से मिलकर बनती हैं, यानी कि ये तीनों जो हैं पार्लियामेंट के, हमारी संसद के अभिन्न अंग हैं। इन तीनों को हम क्या कह सकते हैं? ये तीनों अभिन्न अंग हैं। इनके बगैर जो है हमारी पार्लियामेंट में कोई काम नहीं हो सकता है। अगर इनमें से कोई एक ना हो तो हमारी संसद का काम ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियरिफाई पिछली वीडियोस में किया हुआ है, बताया हुआ भी है एक बार पहले भी, कि ये 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति वाले में भी मैंने इस चीज़ को समझाया था आप लोगों को। देखिए एक बात और याद रखिएगा कि जो राज्यसभा और लोकसभा हम शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, तो शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब राज्यसभा को राज्यसभा नहीं कहा जाता था, लोकसभा को लोकसभा नहीं कहा जाता था। 1954 से पहले राज्यसभा को क्या कहा जाता था? राज्य परिषद कहा जाता था, राज्य परिषद कहा जाता था। देखिए बहुत से कैंडिडेट्स को ये पता नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे बहुत ही आराम से क्लियर करके बता दे रहा हूँ। राज्यसभा या लोकसभा, हमारे दोनों सदनों का, जो सदन, संसद के दोनों सदन हैं, उनका बिल्कुल ओरिजिनल नाम यही नहीं था, राज्यसभा लोकसभा नहीं था। ओरिजिनल नाम क्या था? राज्यसभा का राज्य परिषद, और इसको कहा जाता था जनता का परिषद। जनता का परिषद क्या कहा जाता था? जनता का सदन। परिषद नहीं कहेंगे यहाँ पे, सदन लिख लीजिए, सदन ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनता का सदन कहा जाता था, लोक का सदन। तो बाद में किस वर्ष के बाद? 1954। वर्ष 1954 के बाद से इनका नाम चेंज कर दिया गया। किसका? राज्य परिषद और जनता के सदन का। और क्या रख दिया गया? राज्यसभा और लोकसभा, इसका नाम रख दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो हम सभी जानते हैं कि जो राज्यसभा है ना, जो राज्यसभा है, इसको थोड़ा सा मैं जो राज्यसभा है ये क्या है? उच्च सदन है, ठीक है।
और राज्यसभा, इसमें प्रतिनिधित्व किसका होता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। किसका प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में? राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। किसका होता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यों और उसके साथ साथ यूटीज का भी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का भी प्रतिनिधित्व होता है। किसमें? राज्यसभा में। उच्च सदन का कंसेप्ट इसमें दिया गया है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि उच्च सदन जैसे शब्दों का इस्तेमाल, ठीक है, हमारे संविधान में नहीं किया गया है कि राज्यसभा उच्च सदन है, ठीक है, संविधान में नहीं है। तो ये चीज भी क्लियर कट रखिए, ठीक है। जनता का सदन हम लोग जानते हैं, इसे निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। और इसके साथ साथ इसमें प्रतिनिधित्व किसका होता है? भारत के लोगों का या जनता का प्रतिनिधित्व, जनता का सीधे प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि उनके द्वारा चुने गए जो सदस्य हैं वे सीधे तौर पर आते हैं और यहाँ पर लोगों का मत रखते हैं। तो उच्च सदन और ये रहा आपका निम्न सदन। तो ये दोनों सदन जो बोले गए हैं, निम्न, लोअर हाउस, अपर हाउस, ये कंसेप्ट जो है ब्रिटेन से ही आया एक तरीके से। क्योंकि अगर हम देखें तो ब्रिटेन की जो सदन है, ब्रिटेन का जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, ये दो तरीके के सदन हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। और ये दोनों तरीके के जो सदन रहे, इन दोनों सदनों में हम पाते हैं क्या? हम ये पाते हैं कि उनमें एक तरीके से बहस सी छिड़ जाती थी। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो कहता था कि हम उच्च हैं और वो हाउस ऑफ कॉमन्स को छोटा बताता था। तो इसीलिए निम्न सदन और उच्च सदन, और यहाँ भारत के संविधान में इसको इस तरीके से भी लिया जाता है कि जो उच्च सदन है इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, ठीक है। इसका उल्लेख किस में किया गया? अनुच्छेद 80 में किया गया है, यानी कि लोकसभा से पहले किया गया है। तो इसीलिए इसे उच्च सदन इस रूप में भी ले लेते हैं। हालांकि संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च सदन कहा गया है, उच्च सदन शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हो सकता है, यही सारे ऑप्शन हो सकते हैं, 80 भी हो सकता है और एक ऑप्शन हो सकता है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में किसी भी अनुच्छेद में उच्च सदन या निम्न सदन शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो बात यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, जो राष्ट्रपति है उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। जबकि राष्ट्रपति ना तो किसी भी सदन का सदस्य होता है, यानी कि ना तो लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, ना ही किसी भी बैठक में वह हिस्सा लेता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, यानी कि उसके बगैर पार्लियामेंट काम नहीं कर सकती, हमारी संसद काम नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि मेरे प्रियो, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो क्या काम करता है कि सदन से, यानी कि संसद, यानी कि जो भी सदन है हमारे दोनों हाउसेस है, राज्यसभा और लोकसभा, यहाँ से अगर कोई विधेयक पास होता है, क्या पास होता है? विधेयक, ठीक है। विधेयक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं, ठीक है, घबराइएगा नहीं, क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो विधेयक है, विधेयक पास हो जाता है कहाँ से? इन दोनों सदनों से। तो जब तक इन दोनों सदनों में होता है कोई भी कानून तो उसे हम बोलते हैं विधेयक। क्या बोलते हैं? विधेयक। अब वो विधेयक कानून कब बनेगा, अंतिम रूप से अधिनियम कब बनेगा? जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा, यानी कि दोनों सदनों से पारित कोई भी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी क्या कर दे? स्वीकृति दे दे, ठीक है, स्वीकृति दे दे, तो वो क्या बन जाता है? वह अधिनियम बन जाता है, यानी कि एक्ट बन जाता है। अंग्रेजी में इसे एक्ट बोलते हैं। तो उसे एक्ट बोलते हैं, तो एक्ट बन जाता है, और एक्ट बनेगा तभी तो वो लागू होगा। तो इसी वजह से राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। अगर राष्ट्रपति ना हो तो कोई भी कानून जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से कानून नहीं बन सकता, अधिनियम नहीं बन सकता, उसको लागू नहीं किया जा सकता भाई, ठीक है। इतना तो पावर इसके पास है अभी। लेकिन
इसको करना ना करना वो सारी चीज़ें मैंने राष्ट्रपति वाले में बता दिया, कैसे सिग्नेचर करना या स्वीकृति ना देना, वीटो पावर किस में है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। तो वीटो पावर संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को किसी विधेयक के संबंध में 3 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो कौन सा अनुच्छेद है वो, ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो। जो भी बच्चा सीरियस है, कैंडिडेट रेगुलर लगा हुआ है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, उसने अभी तक कमेंट भी डाल भी दिया होगा। बहुत ही आसान है आर्टिकल, वो रटने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज हम देखते हैं। देखिए यही सेम चीज अगर हम तुलना करें किससे, ब्रिटेन से तुलना करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं से हमने इस कंसेप्ट को भी लिया है। ब्रिटेन से तुलना करते हैं, किससे तुलना करें, ब्रिटेन से तुलना करें। तो ब्रिटेन में भी जो पार्लियामेंट है एक ताज है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और एक हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। तो ताज मतलब जैसे हमारा राष्ट्रपति, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को इस चीज को समझाया था राष्ट्रपति को पढ़ाते समय कि हमारे देश के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जा सकती है, ब्रिटेन के राजा या रानी से। ताज का मतलब क्या हो गया, राजा या रानी जो भी सिंहासन पे बैठा हुआ है वहां के, ठीक है, उससे तुलना की जा सकती है। तो वो भी सिग्नेचर करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ कॉमन से जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब क्या हो गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब हो गया हमारे यहाँ का राज्यसभा। क्या हो गया बच्चा, राज्यसभा हो गया। इसी तरीके से हाउस ऑफ कॉमन का मतलब क्या हो गया बच्चे, हाउस ऑफ कॉमन का मतलब हो गया लोकसभा हो गया। क्या हो गया, लोकसभा हो गया। समझ में आया? यानी कि हमारे यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा, यानी कि वहाँ जो जनता का सदन है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, और हमारे यहाँ जो राज्यसभा है उसे वहाँ पर क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। यानी कि वहाँ पर देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से आते हैं, नामित होते हैं, वहाँ पर भी मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो यह चीज हम यहाँ पर देखते हैं। तो ब्रिटेन से अगर तुलना करें तो सेम यही कंसेप्ट हमें कुछ वहाँ पर दिखाई देता है। जैसे उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, तो यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अपर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं बालक, अपर हाउस कहते हैं। उसी तरीके से हाउस ऑफ कॉमन्स को जैसे हमारे यहाँ निम्न सदन कहते हैं, तो वहां पर क्या कहते हैं, अब शुरू करते हैं क्या, संसद की संरचना। क्या शुरू करेंगे, संसद की संरचना की जो संरचना है। अभी तो हमने गठन देख लिया कि भाई कैसे बनेगा हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे बनता है, 3 लोगों से मिलकर बनता है। तो रिवाइज करो इतने फटाफट, जो है जो भी लिखा है, जो भी पढ़ाया मैंने अभी तक, उसको तुरंत एक नजर डाल दो। इतने जो है मैं आपके लिए ये जो व्हाइट बोर्ड है इसको मैं साफ करता हूँ, ताकि मैं अपने जो लेखनी है, जो कलम है हमारी, उससे मैं इस पर लिख सकूं, कुछ अक्षरों को, कुछ शब्दों को उकेर सकूं, ताकि आप देख सकें। समझ में आई बात? चलो रिवाइज कर लो फटाक से, ठीक है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट को हमने देखा, गठन को देखा, जिसके 3 अंग हैं, वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। चलो अब आ जाते हैं किस पर, संसद की संरचना पर। किस पर आ जाते हैं, संसद की संरचना पर। जो स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, तो जी संसद की जो संरचना है, संसद की संरचना में हम एक चीज देखते हैं कि ये मुख्य रूप से 2 हाउस होते हैं हमारे यहाँ, 2 हाउस, 2 सदन होते हैं। अभी हमने देखा कौन कौन से सदन होते हैं जी, एक तो राज्यसभा होता है, राज्यसभा होता है, और एक क्या होता है, एक होता है लोकसभा होता है। आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ज़्यादा भागने की कोशिश नहीं करनी है, ज़्यादा भागोगे ठोकर लग जाएगी, गिर जाओगे। तो इसलिए पहले एक्सपीरियंस ले लो, फिर उसके बाद खूब तेज भागो, ठीक है। धावक भी जब दौड़ता है तो पहले क्या करता है, कुछ दूर, जब दौड़ने की प्रैक्टिस करता है तो कुछ दूर चलने की प्रैक्टिस करता है, कुछ 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता पहले धीरे धीरे चलता है, फिर उसके बाद दौड़ लगाता है। तो वैसे ही क्या करना है, आराम से चलना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सीखना है पहले, फिर उसके बाद फिर देखेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो कितना दौड़ लगाते हो। 1 सेकंड में 2 सेकंड में आंसर नहीं आते हैं फिर आप लोगों के, फिर तो 10 सेकंड से ऊपर ले जाते हो, जितना समय देता हूँ 10 सेकंड से ऊपर, ठीक है। चलो तो अनुच्छेद क्या है इसमें, अनुच्छेद है 80। राज्यसभा में क्या है, अनुच्छेद 80। अभी मैंने बताया था इसे लोकसभा से पहले बताया गया है, तो इसलिए हम इसे उच्च सदन भी कह देते हैं, लेकिन संविधान में उच्च सदन का जिक्र नहीं है, ठीक है। बात क्लियर है? चलो तो अब यहाँ पर जो राज्यसभा है इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि राज्यसभा जो होता है इसमें अधिकतम, बहुत प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है, अधिकतम
जो सीटें हैं वो कितनी निर्धारित की गई हैं, 250। कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, 250 सीटें निर्धारित की गई है। अब आराम से देखना है, इसमें से क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन उठता है, कंसेप्चुअल नहीं है। अगर कंसेप्ट से समझोगे तो आराम से समझ में भी आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे याद करते हैं, तो याद मत करो, आराम से कंसेप्चुअली से समझ लो तो अपने आप ही नंबर भी याद हो जाएंगे। 250 कितने नंबर हैं, 250 हैं। तो 250 में से बटे हुए हैं किस किस के बीच में, ये बटे हुए हैं राष्ट्रपति और राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के बीच में। जैसे कि 238 जो इसमें मेंबर होंगे, किसमें, राज्यसभा में 250 में से, तो कौन कौन होंगे, 250 में से कौन कौन होंगे, 238 किस किस से होंगे, एक तो राज्य से होंगे, राज्य क्षेत्र के होंगे, और मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का, और संघ शासित प्रदेशों का। किसका होता है, संघ शासित प्रदेशों का। संघ शासित प्रदेशों का मतलब क्या हो गया, आप लोग शब्दों में कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं केंद्र शासित प्रदेश भी होगा, तो वही मतलब होता है संघ शासित प्रदेश का और केंद्र शासित प्रदेश का। या फिर अंग्रेजी में यूनियन टेरिटरीज बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, अंग्रेजी वाले क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो यहाँ पर 238 जो मेंबर हैं किसमें, राज्यसभा में, वो कहाँ से आएंगे, राज्य क्षेत्र या संघ शासित प्रदेशों से आएंगे। बचे कितने, जल्दी से बता दो, 12 बचे, और 12 जो है वो क्या होंगे, 12 राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। बच्चे क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। तो 250 में से 238 यहाँ और 12 यहाँ। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, ये अधिकतम सीटें हैं, कितनी हैं, ये अधिकतम मैंने बताई, अभी वर्तमान की नहीं बताई है। बहुत से जो बुद्धिजीवी आतंकवादी होंगे वो क्या करेंगे, वो अब कहेंगे अरे हमने तो 245 पढ़ो, ये कहाँ से आ गए 250। ठीक है, वो ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 250 अधिकतम सीट है। ठीक है, क्या है, अधिकतम सीट है। और यहाँ पर जो वर्तमान से हैं सीटें वो क्या हैं, वर्तमान में कितनी हैं, 245 सीटें हैं। वर्तमान में कितनी हैं, 245 सीटें हैं। अब 245 सीटों को विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको बांटा था, तो 245 को बांटते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कुछ नया कलर पेन चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत चल रहा है, दिख रहा है। तो 245 में से 245 में से कितने, 229 ये कौन होंगे, ये होंगे भैया राज्य वाले, जो पूरे राज्य हैं। ठीक है, संघ शासित प्रदेश नहीं, राज्य वाले। अब बचे चार सदस्य जो होंगे वो कौन से वाले होंगे, ये होंगे यूनियन टेरिटरीज वाले। कहाँ वाले, यूनियन यूटी लिख दे रहा हूं। ठीक है, यूटी लिखने से समझ में आ जाएगा कि यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं। तो 4 कैसे होंगे, यूनियन टेरिटरीज वाले होंगे। ठीक है, तो अब बचे कितने, अब बचे आपके वही कितने, 12। कितने बचे, 12। और ये 12 कौन होंगे, मनोनीत होंगे। ठीक है, तो अब बात समझ में आ जानी चाहिए कि बचे कितने, अब सीटें कितनी खाली बच रही हैं, 229 और 4 कितने हो गए, 233। तो 233 कहां से मिलकर आ रही हैं, 233 आ रही हैं आपकी किससे, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 मनोनीत हो गए। तो टोटल कितने हो गए, जोड़ दो जरा भाई, मेरी गणित थोड़ी कमजोर है, कितनी हो गई, 245 हो गई सीटें। यानी कि 5 सीटें प्लस 5 किसमें रखी गई हैं, रिजर्व में रखी गई हैं, कि अगर कहीं किसी राज्य में जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या के आधार पर जब हम सीटों का निर्धारण करेंगे तो कहीं पर बढ़ जाती है, तो बढ़ने के बाद क्या होगा कि हमें संशोधन करके सीटों को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही क्या आ जाएगा, 5 रखा हुआ है, तो उसे 5 पे बिठा देंगे कि आओ जी मंत्री जी बैठ जाओ। ठीक है, तुम्हें जो है सीट मिल जाती है, आपको जो है सीट मिल जाती है, वाकई जो है आप बैठ जाओ, आप अपना काम कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जब जनसंख्या बढ़ाने पे तो हम लगे हुए हैं ना, हमारी जो शक्ति है, जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, और ये अनुमान है कि ये 2030 तक जो है हम चीन से भी आगे पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, इतनी मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, भरसक मेहनत कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखा, हमने एक तरीके से देखा कि जो एक स्ट्रक्चर है इनका, किसका, राज्यों का, वो किस तरीके से बनता है, कि राज्यों की जो राज्यसभा है उसका जो एक स्ट्रक्चर है, जो अनुच्छेद
80 में है और अधिकतम संख्या कितनी है 250 है। वर्तमान में 245 है। 250 में 238 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। यानी कि जो ये +5 है, ये +5 किसके लिए निर्धारित की गई है, किसके लिए रखी गई है बचा के, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अगर सीटें बढ़ती हैं तो किसके में, अगर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटें बढ़ती हैं तो यहाँ पर 5 सीटें आरक्षित रखी गई है कि वहां पर बढ़ा दी जाएं। तो राज्यों में सीटों के आवंटन की अगर हम बात करें कि कैसे भैया सीटें बांटी जाएंगी, तो ये क्वेश्चन भी एक बार कई बार पूछा गया है कि राज्यों में सीटों का आवंटन, क्या राज्यों में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है। जिसको भी पता है कमेंट में आंसर डाल दो जल्दी से, ठीक है। जिसको नहीं पता है भाई बताएंगे, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। हृदय जो धड़क रहा है इतनी तेजी से, उसको धड़काने की जरूरत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो हम क्या देखेंगे अभी, अब हम देखेंगे कि भाई राज्यों में, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो यहाँ तक का कंसेप्ट मैं समझता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर गेम जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस 250 में से 5 माइनस कर दो, ठीक है। 245 सीटें हैं, 12 के 12 तो मनोनीत होते ही हैं, लेकिन बाकी बचे वो निर्वाचित किए जाते हैं। कैसे निर्वाचित किए जाते हैं, मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में भी समझाया था कि राज्यसभा में निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो क्या प्रक्रिया है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ठीक है। जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा आता है, किसके द्वारा आता है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आता है, ठीक है। जब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की बात करते हैं तो हम इसमें सीटों के बंटवारे को एक तरीके से देखते हैं। तो राज्यों में सीटों का आवंटन, ठीक है, क्या बात करते हैं, राज्यों में सीटों का आवंटन, जो सीटें हैं उसके आवंटन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, आवंटन की बात कर लेते हैं, ठीक है। कि जो सीटें बांटी जाएंगी वो कैसे आएंगी, सीटें इसमें जो बांटी जाएंगी वो कैसे आएंगी। तो किसमें बताया गया है, ये संविधान की 4थी अनुसूची में, किसमें बताया गया बच्चे, संविधान की 4थी अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। किसमें, राज्यों के सीट, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो संविधान की किस अनुसूची में है, 4थी अनुसूची में है। किसमें है, 4थी अनुसूची में है, 4th शेड्यूल में है। किसमें है, 4th शेड्यूल में है, 4थी अनुसूची में हम इसको देखते हैं। किसमें देखते हैं, 4थी अनुसूची में देखते हैं। साथ साथ याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है किसी चीज को। अब 4थी अनुसूची में जो बताया गया है वो क्या क्या बताया गया, कैसे कैसे बताया गया है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व, 3 अंग बताए गए हैं इसमें, 3 बातें कि भाई राज्यों से, राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, ठीक है, ये बताया गया है। तीसरा, जो संघ शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश हैं उनका प्रतिनिधित्व कैसे होगा, मनोनीत कैसे किए जाएंगे, किसके द्वारा किए जाएंगे, वो सारे कंसेप्ट को बताया गया है संविधान की 4थी अनुसूची में। सीटों के आवंटन की इस बात को, इस प्रक्रिया को अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। मनोनीत कैसे होंगे, संघ शासित प्रदेश, राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होगा, ये 4थी अनुसूची में बताया गया है। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरीके से आएगा भाई, इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, राज्यों की विधानसभाओं से, राज्यों की विधान सभाओं से। तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इनका भी चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था अगर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने का मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने का मतलब है एक निर्वाचक मंडल होगा। और निर्वाचक मंडल कौन होता है, राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए जो राज्यसभा, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के कौन, निर्वाचित सदस्य, कौन बच्चे, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य जो होगा वो वोट डालेगा, वो चुनेगा किसको, राज्यसभा के सदस्यों को चुनेगा, ठीक है। आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे 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 चलते चलते जो है जीत लोगे। तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, चुनाव होता है। और चुनाव कैसे
किस प्रक्रिया में होती है? चुनाव की प्रक्रिया क्या है? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग देखते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या हो गया कि ये जो आएगा ये कैसे आएगा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुना जाएगा। और कैसे होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली? इसको समझने के लिए जल्दी से जो है राष्ट्रपति वाली वीडियो देख लो, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उस थंबनेल पर ही लिखा होगा कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली क्या होता है। आराम से वहां से देख लो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बार बार नहीं समझाऊंगा इसे। तो चुनाव कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत या एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा किया जाता है। और सीटों का बंटवारा जो है वो किस आधार पर होता है? सीटों का बंटवारा राज्यों में किस आधार पर होता है? राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होता है। ये चीज़ मैंने पहले ही बताई है कि अगर हमें सीटें बांटनी है, किसी राज्य में सीटें बांटनी है, तो किस आधार पर होगा? जनसंख्या के आधार पर होगा। बच्चे किस आधार पर होगा? जनसंख्या के आधार पर होगा। वहां की जो जनसंख्या होगी उसके आधार पर होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक राज्यसभा में सीटों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 31 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर पड़ोसी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य में 16 हैं। तो यहाँ पर ये जनसंख्या के आधार पर है भाई। किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर है। और ये जनसंख्या कौन सी वाली ली हुई है? पीछे वाली ली हुई है, पुरानी वाली, जो मैंने अच्छे से इसमें समझाया हुआ है। किसमें? आपको राष्ट्रपति वाले में समझाया हुआ है। तो आराम से जो है उसको भी देखिए और समझ में आ जाएगा पूरा। तो इसलिए कह रहा हूँ पीछे का जिन्होंने क्लास नहीं देखी है उनको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, लेकिन धैर्य बना के रखें और देखते रहें। तो 31, 16 है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर देखा जाए सबसे कम सीटें जो हैं कहाँ पर हो सकती हैं? जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है। कहाँ है? मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ठीक है, अब इन सब में कितनी सीटें हैं? केवल एक सीटें हैं सब में। कितनी सीटें? एक सीटें। क्यों है? क्योंकि जनसंख्या जो है वो बहुत कम है। जनसंख्या कितनी है? वो बहुत कम है, बहुत कम जनसंख्या है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रही, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 31 सीटें हैं। तो ये प्रश्न भी बन जाता है कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें किस में हैं? सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य की सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा में? तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा में। और जो बिहार राज्य के कैंडिडेट देख रहे हैं तो मैं बता दूं, बिहार राज्य में कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? 16 सीटें हैं भाई। अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना कंसेप्ट को। चलिए, तो इसके बाद हम एक चीज यहां पर और देख लेते हैं कि जो अमेरिका से अगर हम तुलना करें तो अमेरिका में हम ये पाते हैं कि जो ये कंसेप्ट है किसका? राज्यों को हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जो सीटें बांटी गई हैं वो जनसंख्या के आधार पर है ना। इसको चाहो तो आप अलग से नोट में भी लिख सकते हो। अमेरिका से अगर तुलना करें तो अब हमारे यहाँ भारत में जो राज्यसभा में सीटें दी गई हैं वो किस आधार पर दी गई हैं? जनसंख्या के आधार पर दी गई है बच्चे। लेकिन अमेरिका में क्या किया गया है? अमेरिका में जो सीनेट है ना, अमेरिका में क्या है? सीनेट है। वहाँ के सीनेट हमारे यहाँ का राज्यसभा, हमारे यहाँ का क्या? राज्यसभा। बात समझ में आ गई? चलिए, समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से एक और बात चलिए मैं क्लियर कर देता हूं। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? पहले ही बता चुका हूं, कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, वहां पे संसद है। तो जो वहां पर एक और सदन है उसको क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, एक सीनेट होता है, तो सीनेट राज्यसभा। सीनेट में जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर सीटों को बांटा गया है, तो वहां पर यह कंसेप्ट नहीं किया गया है। अमेरिका में कितने राज्य हैं टोटल? 50 राज्य हैं। तो जो भैया ये 50 राज्य हैं, इन 50 राज्यों के लिए यहाँ पर 2-2 सीटें आवंटित की गई हैं। मतलब सीनेट में टोटल कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं।
और प्रत्येक राज्य को कितनी दी गई हैं बच्चे? प्रत्येक राज्य को 2-2 सीटें आवंटित की गई हैं, बराबर बराबर सीटें आवंटित की गई हैं। वहां पर जनसंख्या के आधार पर सीनेट में राज्यों को नहीं सीटें आवंटित की, राज्यसभा में सीटें नहीं दी गई हैं, बल्कि हमारे यहाँ राज्यसभा में सीटें किस आधार पर दी गई हैं? जनसंख्या के आधार पर दी गई हैं। तो बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। चलिए इसी तरीके से संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी देख लेते हैं। तो ये आपने देख लिया किसका? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जिसमें हमने 3 पार्ट बनाए, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा। अब हमने देखा था संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, फिर मनोनीत का प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं किसकी बच्चे? अब बात कर लेते हैं संघ शासित प्रदेशों में सीटों का जो आवंटन है वो किस प्रकार से किया गया है, ठीक है, वह किस प्रकार से किया गया। क्या वहां पर भी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है या कोई और विधि अपनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एक निर्वाचक मंडल जो है निर्वाचन करेगा, चुनेगा, और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ही होगा, और जनसंख्या के आधार पर एक तरीके से सीटों को बांटा जाएगा। तो अब किसकी हम देख रहे हैं? अब देख रहे हैं यूटीज की, यूनियन टेरिटरीज में जो प्रतिनिधित्व है, इन यूनियन टेरिटरीज का प्रतिनिधित्व क्या यूनियन टेरिटरीज का प्रतिनिधित्व देखेंगे बच्चे। तो यूनियन टेरिटरीज का जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है, ये भी कैसे होगा? यहाँ पर भी जो चुनाव होगा, जनसंख्या के आधार पर सीटें होंगी, और चुनाव कैसे होगा? सेम वही होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा, और इसके साथ साथ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होगा, ठीक है। इसको हम लेंगे तो इस रूप से चुना कैसे जाएगा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर दिया जाएगा यहाँ पर भी। तो और यहाँ पर भी सीटों का निर्धारण कैसे होगा? पॉपुलेशन के आधार पर, यानी कि जनसंख्या के आधार पर होगा बच्चे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि टोटल हमारे यहाँ जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से अभी जो वर्तमान में हैं, केवल 2 यूनियन टेरिटरीज को, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की ही सीटें आती हैं राज्यसभा में। किसकी? एक दिल्ली की और पुडुचेरी की, पुदुचेरी की, है ना, पुदुचेरी नाम हो गया है उसका, पुदुचेरी की, ठीक है बच्चे। दिल्ली में जो है 3 सीटें हैं और पुदुचेरी में 1 सीटें हैं। तो मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, जब मैंने राज्यसभा के सीटों को बांटा था, टोटल कितनी वर्तमान में सीटें हैं? 245 हैं। उसमें से 229 राज्यों की थी और 4 किसकी थी? यूनियन टेरिटरीज की थी। तो 4 में से 3 किसकी हैं? दिल्ली की हैं, और 1 किसकी हैं? पुडुचेरी की है, ठीक है। तो यहाँ पे बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि केवल जो है 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका प्रतिनिधित्व किस में है? राज्यसभा में है। बाकी अन्य जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जनसंख्या इतनी नहीं है कि उनको जो है प्रतिनिधित्व राज्यसभा में दिया जाए, यानी कि जनसंख्या इतनी नहीं है। तो यह बात क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं बचना चाहिए। इसी तरीके से मनोनीत में क्या होगा भाई? मनोनीत जो होता है, मनोनीत में कितने सदस्य होते हैं? मनोनीत में 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, जो 4 क्षेत्रों से आते हैं। कितने क्षेत्रों से आते हैं? 4 क्षेत्रों से आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि इनमें से किसी क्षेत्र से राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाता है, तो क्या क्या होगा? तो पहले 4 चीजें देख लेते हैं। एक समाज सेवा होगी, क्या हो गया भाई? समाज सेवा की, तुम अच्छे समाज सेवी हो, तुमको राज्यसभा में सदस्य बना दिया जाए। जैसे कैलाश सत्यार्थी जी हैं, समाज सेवा करते हैं, बच्चों के जीवन को इसके संबंध में कार्य करते हैं, ठीक है। ऐसी राजेंद्र सिंह हैं, राजेंद्र सिंह क्या करते हैं? जल पुरुष कहा जाता है उन्हें भारत का। रेगिस्तान, जैसे भारत के राजस्थान में जो रेगिस्तान हैं, उन क्षेत्रों में उन्होंने पानी को उत्पन्न किया, यानी कि जल लेकर पहुंचे हैं वहां तक, अपने जल संरक्षण की क्रियाविधि के लिए जाने जाते हैं, तो उनको लाया जा सकता है। तो जो समाज सेवा करेगा उनको सीधे लाया जा सकता है। कला हो गया, कला के क्षेत्र से कोई व्यक्ति आता हो, नृत्य करता हो, फिल्म से आता हो, है ना, जैसे रेखा हैं, अभिनेत्री हैं, वो फिल्म से आती हैं। या क्रिकेटर हो, जैसे क्रिकेटर जब सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में मनोनीत किया गया था, तो ये पूछा गया था कि इनको क्यों लिया जा रहा है। तो किसी
क्षेत्र से आते ही नहीं है इन चारों में से। तब वहाँ पर ये कहा गया कि जो वो बड़े ही अच्छी कला के साथ खेलते हैं, मतलब उनको खेलने की जो कला है वो बड़ी ही निराली है, तो वो कला के क्षेत्र में, उनको कला के क्षेत्र में लेकर क्या कर दिया गया, निर्वाचित कर दिया गया, मनोनीत कर दिया गया, कला के क्षेत्र में लेकर मनोनीत कर दिया गया। इसी तरीके से जो साहित्य और विज्ञान, ठीक है, इन चार क्षेत्रों से, समाज सेवा, कला, साहित्य और विज्ञान, इन चार क्षेत्रों से जो आते हैं उनको राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकते हैं, उनको राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं। लेकिन हमें एक बात यहाँ पर यह और ध्यान रखनी होगी, अगर हम इस बात की मनोनीत वाली कंसेप्ट की तुलना किससे करें, अमेरिका से करें, किससे करें, अमेरिका से करें, तो हम क्या पाते हैं बच्चे, हम ये पाते हैं कि अमेरिका में ऐसा नॉमिनेशन वाली कोई बात नहीं है, अमेरिका में कोई नॉमिनेटेड नहीं होता है, ठीक है, अमेरिका में सीनेट में कोई भी मनोनीत वाला कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 100 सीटें हैं और 100 में से 2-2 सीटें 50 राज्यों में 2-2 करके बांट दी गई हैं, ठीक है, तो मनोनीत वाला कोई बचता ही नहीं है फिर, तो ठीक है, तो अमेरिका में कोई मनोनीत वाला कंसेप्ट नहीं है। जबकि ब्रिटेन में हम क्या देखते हैं, जो वहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसमें मनोनीत किए जाते हैं सदस्य बड़े पैमाने पर। इनफैक्ट वहाँ उसमें तो चर्च के लोग भी होते हैं, चर्च के लोग भी होते हैं, यानी कि धार्मिक रूप से भी देखा जाता है उस सदन को, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को। समझ में आई बात? तो यहाँ तक हमने देखा कि जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो इस तरह से हमारे संविधान में देखने को मिलता है, किसमें, राज्यसभा में इस चीज़ को बताया गया है कि कैसे जो है इसकी इनको जो है राज्यसभा के जो सीटें हैं वो कैसे बांटी गई हैं, किन किन में बांटी गई हैं, कैसे चुनाव होता है, इस चीज़ को अच्छे से समझा दिया मैंने यहाँ पर। अब इसके बाद कोई डाउट अगर आपका बचता है तो कमेंट बॉक्स में दे देना। अगली क्लास में लोकसभा के विषय में जानेंगे, और लोकसभा चूंकि एक अच्छा और बड़ा कंसेप्ट है, फिर उसके बाद इन दोनों सदनों की अवधि के बारे में जानेंगे, क्या संसदीय विशेषताएं हैं, संसद की जो कार्यवाही है उसके बारे में देखेंगे, संसदीय समितियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखेंगे। देखिए जो पार्लियामेंट का चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और क्वेश्चन जो है हर एक एंगल से पूछा जाता है, हर एक तरीके से पूछा जाता है, तो मैं हर एक एंगल को अच्छे से कवर अप करूंगा और धीरे धीरे जो है हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे इसी प्रकार से। तो जिसका भी कोई डाउट अगर बचता है ना, कोई भी कैंडिडेट अगर किसी का कोई डाउट बच रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट जरूर कर देना, और जो भी क्वेश्चन मैंने बीच में पूछ लिए हैं उसका आंसर जरूर दे देना। देख के चुपचाप चले मत जाना और शेयर जरूर कर देना, लाइक किए बगैर तो जाना मत बिल्कुल भी, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छा, बहुत अच्छा सीखने को मिला है, जानने को मिला है, बकवास नहीं की है, केवल ज्ञान मिला है, तो फिर भाई सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस जरूर दबाना। यहाँ तक वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।